3 से 4 दिन में आपका बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो बिहार पुलिस का एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं बच रही है। अब आपको मेहनत तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और आपका बिहार पुलिस का पहले भी बहुत सी वीडियो अपलोड कर दी गई थी। और ये जो नए वाले जो वीडियो बन रहे हैं उसमें आपका जीके जीएस, करंट अफेयर और बिहार का स्पेशल जीके है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया गया है। बस ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है और रिजल्ट देना है। यहाँ पे कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज है? तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज है साहब। लेकिन थोड़ा पंचायती राज को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पंचायती राज की अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा भारत है, तो भारत में कैसी पंचायती राज है? त्रिस्तरीय है। भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय है। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज जो लेकर आया है वो लेकर आया था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, ये बलवंत राय मेहता वही व्यक्ति है जो सत्ता के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। ये भी हमसे एग्जाम में पूछता है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का सुझाव कौन दिया था? तो बलवंत राय मेहता। और ये बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। जिस बलवंत राय मेहता की हम बात कर रहे हैं वो बलवंत राय मेहता गुजरात के रहने वाले थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। और एक हवाई दुर्घटना नहीं हुआ था साहब 1965 में। इनका ये कहीं जा रहे थे और पाकिस्तान अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ा और इनके जहाज में आकर टकरा गई मिसाइल। तो उस दुर्घटना में 1965 में इनकी मौत हो गई थी। बलवंत राय मेहता गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं, गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब देखिए भारत में पहली बार अगर पंचायती राज लागू हुआ था तो वो राजस्थान में। पूछा जाए कि भारत में पहली बार पंचायती राज लागू कहाँ हुआ था? राजस्थान में। अब देखिए नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ये 3 ऐसा राज्य है ना जहां पंचायती राज लागू नहीं है। और बाकी ये तीनों को छोड़ के हर राज्य में पंचायती राज है। एग्जाम वाला क्या किया? तीनों को ऑप्शन में डाल दिया। तो ध्यान दीजिएगा नागालैंड में पंचायती राज लागू नहीं है, मिजोरम में पंचायती राज लागू नहीं है, मेघालय में पंचायती राज लागू नहीं है, और बाकी सभी राज्य में पंचायती राज है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली है? तो कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। अब सवाल है कि सर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज है कि नहीं है? तो देखो साहब जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, सभी केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज है, लेकिन दिल्ली छोड़कर। अगर नहीं है तो कहाँ नहीं है? दिल्ली। ये तो राज देखे लिए, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज नहीं है तो कौन होगा? हाँ, नई दिल्ली हो जाएगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण का सबसे निचला बादल नहीं है? तो हाँ, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण का सबसे निचला बादल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पछाव। इसमें कह रहा है कि सबसे निचला बादल नहीं है, तो पछाव जो है ना वह स्तरीय से भी ऊपर है। तो बादल का भी लेयर ना होता है, बादल का भी लेयर होता है कि ये वाला ऊपर में रहेगा, ये नीचे में रहेगा, ये नीचे में रहेगा, ये नीचे में। तो कह रहा है कि इसमें कौन सबसे नीचे, निम्नलिखित में से कौन निचला बादल नहीं है? ये जो पछाव जो है ना वो निचला बादल नहीं है साहब, ये ऊपर का बादल है। अब बाकी सब के सब क्या है? नीचे का बादल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब कह रहा मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को इंथोलॉजी कहते हैं। आपको पता है ना एक मछली पर रोक लग गया है साहब, और वो मछली है देसी मांगुर। हाँ, देसी मांगुर पर रोक लग गई है। उसके बारे में कहा जाता है कि उसको खाने से कैंसर होता है। हाँ समझ ना? तो अगर पूछा जाए बिहार के क्वेश्चन है, बिहार में किस मछली पर रोक लग गया है? तो देसी मांगुर पर रोक लग गया है, ये आप याद रखिएगा। अगर निम्नलिखित में से किस, अरे वही क्वेश्चन फिर आ गया। ऐसा कोई बात नहीं है। 56। अब देखो आगे कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से, हाँ सही मिलान करना आपको है साहब, इसमें आपको सही मिलान करना। तो आपको जो सबसे पहले आएगा ना उसको सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा। आंसर से ना आपको मतलब है जी, सबसे पहले देखिएगा।
तो देखिएगा, कुछ दिन पहले आपको बताए थे हम नारी बंधना शक्ति योजना, संशोधन 106। अरे भाई बताते हैं आपको हम, भारत सरकार ने संविधान में संशोधन किया था, और वो संशोधन था 106वां संशोधन, है ना। तो भारत सरकार कुछ दिन पहले संविधान में संशोधन किया था, और उस संशोधन क्या था, 106 था। इस संशोधन में भारत सरकार ने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा, यानी राज्यों की विधानसभा, तो लोकसभा राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो 2026 में पूरे भारत में लोकसभा और विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ने जा रहा है, तो बढ़ने जा रहा है, तो 100 में 33 को महिला रहेगा। ये जो महिलाओं को 33% का आरक्षण मिला, वो केमा संशोधन द्वारा मिला, 106वां संशोधन। ये सी में हो जाएगा 2। देखो सी में 2 कहाँ है, ये तो ऐसे निकल गया, इसका आंसर निकल गया ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। चलिए अब आगे आइए, कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में आता है। ये तो ऐसी मजाक है ना, ये तो पता ही है साहब। अब देखो भाग 1 में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भाग 1 में। भाग 2 में क्या है, हाँ भाग 2 में है साहब नागरिकता, भाग 2 में है नागरिकता। और भाग 3 में, हाँ भाग 3 में आपका हो गया, सब सही है ना पीछे, ठीक है ना। भाग 3 में हो गया मौलिक अधिकार, और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में। कितना है, भाग 4 में है। अब कहेगा नागरिकता किस देश से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब इसमें अनुच्छेद जो है साहब, इसमें 1 से 4 अनुच्छेद है, इसमें 5 से 11 है, इसमें 12 से 35 है, इसमें 36 से 51 है, पता तो है ये है। अब कह रहे चुनाव आयोग की बात करते हैं, तो चुनाव आयोग की बात करते हैं। तो देखो साहब चुनाव आयोग की बात किया जाए तो कह रहे चुनाव आयोग कैसी संस्था है, तो चुनाव आयोग जो है ना साहब, हाँ एक संवैधानिक संस्था, मतलब संविधान में चुनाव आयोग का चर्चा किया गया है। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कल की सेट में था कि भारत का पहला चुनाव आयोग कौन है, तो सुकुमार सेन। भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो रमा देवी थी। तो 2 गो तो आपको याद हो ही गया है ना। तो भारत का पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी, हाँ वर्तमान वाला, हाँ तो वर्तमान में कौन अभी है, तो वर्तमान में जो है साहब वो है ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। तो याद रखिएगा भारत का पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम महिला, अब वर्तमान में, और भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव 1951-52 में हुआ था, 1951-52 में हुआ था। ऐसे मुख्य रूप से हुआ था 52 में, है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 23 और 24 जो है ना साहब, वो शोषण के विरुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है, शोषण के विरुद्ध से। अनुच्छेद 23 में कहा गया है ना कि मानव का क्रय विक्रय नहीं कर सकता है, मानव का क्रय विक्रय, हाँ क्रय विक्रय मतलब आदमी को नहीं बेच सकता है ना। किसी आदमी को किसी को बेचने का अधिकार है, सबको बराबर मौलिक अधिकार न है। अब बंधुआ मजदूर भी इस अनुच्छेद के तहत खत्म हो गया। अब किसी को बंधुआ मजदूर बना के नहीं रख सकते हैं साहब। तो मानव का क्रय विक्रय नहीं कर सकता है, किसी को बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रखा जा सकता है। ये बात किस में लिखा गया, अनुच्छेद 23 में। अब अनुच्छेद 24 में कहा गया है ना 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कल कारखाने में काम करवाना, हाँ कारखाना में काम करवाना, कारखाना में काम करवाना, जान जोखिम वाला काम करवाना, ये कानूनन अपराध है।
याद रहेगा ना? तो पहले समझो बहन, लिखना नहीं है, बाकी तो वीडियो सब लिख ही लीजिएगा, है ना? तो रोक रोक के लिख सकते हैं, वो तो फिर आपके कंट्रोल में है। देहाती तो है देहाती, तब उसको कहना कौन चीज शहर, देहाती है तो समझेगा थोड़े। सुजाता मार के एकदम पूरा टाइपिंग कर लो, समझ ना? अरे भैया तुमको खाली यहाँ बढ़िया से समझना है, और घर पे इसको क्या करना, बढ़िया से लिख लेना है। अगर पिंकू से एक कदम आगे बढ़े तो पीछे भी हो जाएंगे, है ना जी? तब हम यहाँ तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन मोबाइल में तुम्हारे बस में है। तुम चाहेगी तो एक 2 घंटा के लिए रोक के खड़ा रखेगा इसे, ऐसा। इसलिए अपने घर में बढ़िया से पढ़ो, यहाँ बढ़िया समझना है। तो मानव मानव का क्रय विक्रय नहीं करेगा, अनुच्छेद 23। बंधुआ मजदूर कोई किसी को नहीं बनाएगा, अनुच्छेद 23। 14 वर्ष तक के बच्चे से काम करवाना, जान जोखिम वाला काम करवाना कानून अपराध, अनुच्छेद 24। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना? नहीं, पहले धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कितना अनुच्छेद है? 25 से 28 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हो गया। और शोषण तो हो ही गया, शोषण में 23 से 24 हो ही गया, है ना? और 23-24, और ये हो गया सूचना का अधिकार, अनुच्छेद 19 के ए, है ना? इतना हो गया क्लियर। तो धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से 28, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में 32, शोषण के विरुद्ध 23-24, और सूचना का अधिकार 19 के ए। कह भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो अभी वर्तमान में 25 हो गया, 25 हो गया। सबसे नया वाला कौन है? वो जो आंध्र प्रदेश में अमरावती बना, हाँ अमरावती, अमरावती 2019 में बना था जी, अमरावती, और थोड़े बना है। तो भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या जो है ना, वो 25 है। भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 है। और जिसमें सबसे नया वाला कौन है? अमरावती। और देखो उच्च न्यायालय का जो उल्लेख किया गया भाग अगर पूछे तो कितना हो जाएगा? भाग 6 हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस भाग में उच्च न्यायालय का उल्लेख है, तो भाग कितना हो जाएगा? 6। 14 से 31 है, 214, 100 नहीं है, 200। ध्यान दो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्न उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन जोड़ते हैं। इसका हो जाएगा निकल और प्लेडियम। ठीक है, द्रव्यमान संचरण किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो डाल्टन के सिद्धांत पर हो जाएगा ना? ठीक है, हल्ला बंद करेगा। शुक्राणु अंडाणु के संलयन की किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मज नाम एकलन संचरण का निर्माण होता है? ये हो जाएगा आपका निषेचन। ऐसे भी ये टॉपिक पढ़े हुए हैं बायोलॉजी में, आप पढ़े हुए हैं ना? सौर सेल जो होता है उसमें सिलिकॉन न पाया जाता है। सौर सेल में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन रहता है। चलो आगे। अब इनको, हाँ, किनको भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था? तो ये हो जाएगा साहब के एम कृष्णन। इनको मिला था 1958 में, और पद्म पुरस्कार मिला था इनको 1954 में, याद रखिएगा, समझे? और फिर आगे कह रहा है, ध्यान देगा, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? देखो कार्य जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। कार्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर मतलब टैक्स 2 प्रकार का, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। आपका जीएसटी जो है ना वह प्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे कि जीएसटी कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। तो भारत में कर 2 प्रकार के होते हैं, एक अप्रत्यक्ष कर, एक प्रत्यक्ष कर। आपका जीएसटी का आप नाम सुनते होंगे। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष। अब इसमें कर कौन प्रत्यक्ष नहीं है? तो आयकर जो है ना साहब वो प्रत्यक्ष कर है। आयकर, इनकम टैक्स, समझे? इनकम टैक्स क्या है? प्रत्यक्ष कर है। व्यवसाय कर जो है प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर है जो प्रत्यक्ष कर है। लेकिन वस्तु और सेवाओं पर जो कर लग रहा है, ये लगाता है कि
अब सामान बेच रहे हैं, हम पंखा बेच रहे हैं तो पंखा पर 5% टैक्स, कॉपी बेच रहे हैं तो कॉपी पर 2%, जो भी 18% जो भी रहे नहीं तो टैक्स, कपड़ा पर टैक्स होता है, तो सब में जीएसटी नहीं रहता है लगा। तो वस्तु और सेवाओं पर जो कर रहेगा वो क्या रहेगा, अप्रत्यक्ष कर। इसमें कौन कर रहा है कि अप्रत्यक्ष नहीं है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, ये है, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष नहीं है, तो गलती से खोज रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी नहीं हो जाएगा। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ो। हाल ही में हरिकेन मिल्टन ने किस देश की प्रभावित किया था? ये तूफान है साहब, समझना, ये किसको प्रभावित किया था? हाँ, ये अमेरिका को प्रभावित किया था, फ्रांस। अब फ्रांस की बात करते हैं तो देखिएगा, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एगो चैनल है, तो फ्रांस इंग्लैंड के बीच में कौन चैनल है? वो है साहब इंग्लिश चैनल, चैनल। और ये फ्रांस इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में कब एंट्री मारा था? ये मारा था साहब 3 सितंबर 1939 ईस्वी को। तो पूछा जाए कि फ्रांस इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में कब एंट्री मारा था? 3 सितंबर 1939 ईस्वी को। अब वर्साई की संधि में जर्मनी का जमीन कौन हड़पा था? फ्रांस हड़पा था। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को हम, हाँ, सबसे ज्यादा विश्व कप जीतने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है क्रिकेट में, है ना। अब देखिए रूस की बात करते हैं, तो रूसी क्रांति तो जान ही रहे हैं, है ना, 1917। अब कह रहा कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस राज्य में विकसित होती है? ये आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? हाँ, तो ये जो आपका है साहब आंध्र प्रदेश में है। आगे कह रहा है कि आब्द अल कुरी द्वीप जो हाल ही में सबसे में देखा गया था, किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। अरे सिंही लोक नृत्य, देखो ये जो इसको जानते हैं, कहीं कहीं सिंध लोक नृत्य भी कहता है, इसको मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। ये जो नृत्य है ना साहब, इस नृत्य को क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, इसमें को मुखौटा नृत्य कहते हैं, मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य जानते क्या होता है? इसमें आदमी शेर का मुखौटा पहन कर नाचता है। कभी किसी को देखे हैं वीडियो वगैरह में शेर का मुखौटा लगा लिया जाता है, नाचते रहता है कार्टून टाइप का, तो ये यही लोग रहता है सर। हाँ, तो सिंही लोक नृत्य जो है ना उसको मुखौटा नृत्य कहते हैं, लेकिन मुखौटा नृत्य कोई और है, लेकिन उसको इसको में अंतर है साहब। इसमें शेर का मुखौटा लगाया जाता है। ये किससे जुड़ा है? हटटी से जुड़ा हुआ है। करा मार्च 2025 तक भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न कंपनी है? कितना हो जाएगा? 118। कितना है? 118। चलो आगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत नहीं है? कुछ ऐसी बीमारियां जो है ना साहब वो वंशानुगत हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये जो बीमारी थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया आपका वंशानुगत है साहब। इसमें है? छूट बढ़ गया? नहीं है, नहीं है तो फिर होगा, नोट्स में होगा, वो आ जाएगा, आ जाएगा। किसी कान बस कट गया, उसके नीचे मैथ होगा सर, कुछ वो आपका अथी बता देंगे। हाँ, कुछ छूटने का कुछ कारण होगा ना, तो फिर कोई कारण तो छोड़ गया होगा, अपलोड करने में छूट गया होगा, पीडीएफ चढ़ाने में छूट गया होगा, फिर आगे हम समझा देंगे। अब बीच में नहीं टोकिएगा, लास्ट में फरिया लीजिएगा बढ़िया से। है तो हम नहीं बताएंगे, ऑफलाइन फिर सॉल्व करेंगे ना जी, ऑफलाइन सॉल्व कर देंगे। कभी कभी होता है कि छूट जाता है, समझना, ध्यान देगा, बीच में नहीं बोलना है, लास्ट में हो जाएगा। लास्ट में बोल दीजिएगा कि सब फलना फलना क्वेश्चन छूट गया है। 3-4 क्वेश्चन छूटेगा, बाजार नहीं छूटेगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत नहीं है? तो थैलेसीमिया जो है ना अनुवांशिक रोग का नाम सुने हैं ना? खाली डीएनए ही नहीं, जीने खाली नहीं आता, डीएनए बीमारियों माता पिता से बच्चों में घुस जाता है। तो अगर थैलेसीमिया किसी का खानदानी बीमारी है साहब, किसी खानदान में, तो बच्चा के भी हो जाएगा। अब बनता ये कलर विजन वो भी चलता साहब अनुवांशिक। फिर आपका हो जाएगा हीमोफीलिया, ये भी अनुवांशिक है साहब। लेकिन ल्यूकेमिया जानते क्या है? अनुवांशिक नहीं, ये कैंसर है। ये अस्थि मज्जा और ब्लड को प्रभावित करता है। ये श्वेत रक्त में पढ़े होंगे, WBC में पढ़े हैं ना, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर इसको बोलते हैं जी।
ल्यूकेमिया जो है ना वो, इसका राइट आंसर ल्यूकेमिया होगा। ये वंशानुगत बीमारी नहीं है साहब। ये ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है और रक्त को प्रभावित करता है। WBC का जो लेवल है ना, वो जो लेवल बिगड़ता है ना, उसी का लेवल बिगड़ने से ये बीमारी होता है, समझ ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री पर्वत, हाँ, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। इसको तो उष्ण कटिबंध का घर भी कहा जाता है। इसको जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट को। इसे नहीं उष्ण कटिबंधीय वन पढ़ाए थे, पढ़ा ना। इसे उष्ण कटिबंध का घर कहा जाता है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया। किस में शामिल किया गया? यूनेस्को की सूची में। तो ध्यान दो, ए हल्ला करें, निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री पर, हाँ, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत कहा जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट अरब सागर के तट पे है। किसके तट पे है? अरब सागर। उष्ण कटिबंध का घर इसी को कहते हैं। यूनेस्को इसको विरासत सूची में शामिल किया है। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पे आपको बहुत से बंदरगाह मिल जाएंगे, है ना, बहुत से बंदरगाह मिलेंगे साहब। विशाखापट्टनम है, उड़ीसा में, है ना। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में बंदरगाह है, पारादीप। अब फिर आपको कलकत्ता वाला बंदरगाह है साहब। तो बहुत से बंदरगाह, हमको कहने का मतलब उड़ीसा में बंदरगाह है। अरावली की पहाड़ी, भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन है? हाँ, तो भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी अरावली की पहाड़ी है। अरावली की पहाड़ी, आपका अरावली की जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी देखिएगा आपका, हाँ, आपका गुजरात में है साहब। अरावली की पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और दिल्ली में है। लेकिन मुख्य रूप से ये अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पे है। और माउंट आबू कहाँ है? हाँ, अरावली पहाड़ी पर ना, राजस्थान में, है ना। चलो, अब ये विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत गुजरात में है साहब। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद बिहार में है ना। विंध्याचल पहाड़ी कहाँ कहाँ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार है। चलिए अब आगे, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नामदफा नेशनल पार्क जो है ना साहब, वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पड़ता है? हाँ, वो अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान देगा आगे, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, काजीरंगा, एक सिंह वाला गैंडा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में तो आप पारादीप बंदरगाह है, लीजिए, वहां कोई खास बड़ा बड़ा उद्यान नहीं है। तो पारादीप बंदरगाह, पारादीप। अब मणिपुर में नहीं है तैरता हुआ, हाँ, है ना, नहीं, यह उद्यान भी है, तैरता हुआ उद्यान भी है साहब, हाँ, है ना। निम्नलिखित में से सबसे लंबा बांध कौन है? तो देखो, सबसे लंबा बांध की बात है ना, हाँ, सबसे लंबा बांध ना, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जी। हाँ, इसमें भी यही होगा, लंबा बांध में यही होगा। सबसे लंबा बांध हो चाहे सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। आंसर नहीं दे रहा, भाखड़ा बांध दे रहा ना, ये भाखड़ा बांध हो जाएगा साहब। ये कौन हो जाएगा? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध किस राज्य में है? तो ये जो भाखड़ा बांध जो है ना, वो पंजाब में है, पंजाब में है। लेकिन पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे है साहब, पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। भाखड़ा बांध पे कोई झील है साहब, गोविंद सागर झील। एक दिन बोले थे हम, बोले थे ना, गोविंद सागर झील, ये भाखड़े बांध पे है। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भाखड़ा बांध में दो नदी नहीं, भाखड़ा बांध जो है आपका में एक ही नदी आता है, वो कौन है? सतलज नदी। भाखड़ा बांध में सतलज नदी। भारत का सबसे ऊंची बांध की अगर बात करते हैं ना साहब, तब फिर हो जाएगा टिहरी बांध। हाँ, भारत की सबसे ऊंची बांध जो अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची बांध कौन है, ऊंची बांध, तो भारत का सबसे ऊंची बांध जो है ना, वो है साहब टिहरी बांध। कौन बांध है? टिहरी बांध है।
ये आपका टिहरी बांध पड़ता है उत्तराखंड में, राज्य पूछे तो उत्तराखंड, और आपका नदी पूछे तो भागीरथी हो जाएगी, भागीरथी। तो हाँ भागीरथी उत्तराखंड में है ना। तो भारत की सबसे ऊंची बांध हो गई टिहरी बांध, राज्य पूछे तो उत्तराखंड, नदी पूछे तो भागीरथी। ये टिहरी बांध दुनिया का आठवां सबसे ऊंचा बांध है, समझना, दुनिया का आठवां सबसे ऊंचा बांध है, कौन है? टिहरी बांध है, हो गया ना। चलिए अब आगे 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 आइए। फिर कह रहा पश्चिम बंगाल में से कौन सा देश की सीमा नहीं मिलती है? देखो पश्चिम बंगाल नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है, यह है पश्चिम बंगाल, नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है, यह है भूटान से है, यह है बांग्लादेश से है, यह है चीन से नहीं है ना जी, चीन से नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है? पश्चिम बंगाल कौन से देश से नहीं सटा हुआ है? चीन से, है ना। सीवन इंटर कुसुम वाहन के द्वारा किस उपग्रह को ले जाया गया था? तो कौन उपग्रह था? आर्यभट्ट। ये भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है साहब, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। चलिए आगे। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? देखो साहब, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश है। ये क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में किसका इस्तेमाल होता है? ये किसका होता है? एथिलीन का होता है। अब आगे आइए, कह रहे बिहार में कितने महाजनपद है? देखो साहब, आज से 600 वर्ष पहले की बात करते हैं। आज से 600 ईसा पूर्व पहले पूरे भारत में 16 महाजनपद था। पूरे भारत में कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद। इस 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में था, जिसमें एक आपका मगध था, एक अंग था, और तीसरा था बजी, बजी 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 जिसको लिच्छवी कहते हैं, 3। लेकिन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था ना, वो मगध था। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल में और भी पुरस्कार मिलता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदल के कर दिया गया साहब। फिर खेल के क्षेत्र में मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ी को नहीं मिलता है, ये मिलता है कोच को। किसको मिलता है? कोच को। फिर अर्जुन पुरस्कार तो ही गया, एगो खाली ध्यानचंद पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद नहीं, खाली ध्यानचंद पुरस्कार है, ये भी मिलता है सब खेले के क्षेत्र में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, यह सब खेल के क्षेत्र में दिए जाने पुरस्कार है। तो कह रहे खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन होगा? अर्जुन ना हो जाएगा। चलो अब आगे। अब पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस पूछा, उत्कृष्ट गैस ना, तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? आर्गन, आर्गन हो जाएगा साहब। ठीक है, डोडा बेल्टा कभी पढ़े, रिपीट क्वेश्चन है। डोडा बेल्टा किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की पहाड़ी की। किस पहाड़ी की है? नीलगिरी की पहाड़ी की है। नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों की सीमा रेखा पे है साहब। एक हो गया कर्नाटक, एक हो गया केरल, और एक हो गया तमिलनाडु। लेकिन मुख्य रूप से पूछे ना तो तमिलनाडु बोलना है। तो नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्यों की सीमा रेखा पे है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। लेकिन मुख्य रूप से किस राज्य में है? तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट के एरिया में आ जाता है। चलिए आगे। फतेहपुर सीकरी नहीं पढ़ाया एक दिन? फतेहपुर सीकरी शहर का स्थापना किसने करवाया? देखो फतेहपुर सीकरी की अगर बात किया जाए, फतेहपुर सीकरी का स्थापना अकबर ने करवाया। किसने करवाया था? अकबर ने। हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसका मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के दौरान हो गया था। तो कहीं पूछा जाए कि
पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से किसका मौत हो गया? हुमायूं को। और फिर देखिएगा, औरंगाबाद का स्थापना किसने करवाया है? महाराष्ट्र में औरंगजेब। और शाहजहां, शाहजहां क्या बनवाया? लाल किला ताजमहल, है ना? हाँ जी, लाल किला ताजमहल। गोबर गैस प्रमुख घटक किसका है? मीथेन का है। ठीक है। 74वें सत्र के दौरान हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली सीट किससे प्राप्त हुई है? किसका हो गया है? घाना का हो गया। सबकी